नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंकाज़ एजुवर्स पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही होगी, अभी तक कन्फ्यूजन में बैठा है, उसने इस थंबनेल को देख ही लिया होगा और इस थंबनेल पे क्लिक किया यानी उसको कन्फ्यूजन है कि यार सिलेबस किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे कवर करें? अभी भी किसी ने शुरुआत नहीं की है या फिर कर दी है और समझ नहीं आ रहा कि यार इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं क्योंकि सिलेबस तो बहुत भरा पड़ा है, टाइम है कम अब और आपको ऐसा जादू मिल जाए मतलब कि पता चल जाए कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको पहले पढ़ लिया जाए, कौन से आसान है, कौन से स्किप कर देने चाहिए, कौन से कम इम्पोर्टेंट है और मैंने कौन से स्किप किए थे। हालाँकि मैं इस बात को अपनी एक जर्नी वाली वीडियो है, मेरी जर्नी वाली वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है कि मैंने कौन से टॉपिक स्किप किए हैं। लेकिन फिर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, मुझे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का कमेंट आया कि मैम प्लीज़ आप है ना सिलेबस पे एक बार डिस्कशन कीजिए, सिलेबस एक बार बता दीजिए रीट मेन्स लेवल 1 का। तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि रीट मेन्स लेवल 1 का सिलेबस किस प्रकार से है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा क्योंकि अब आप तैयारी शुरू कर दी होगी आपने, तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि 150 क्वेश्चन्स आने वाले हैं, सब 2-2 मार्क्स के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 300 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये मेंस लेवल 1 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें आपको पता है राजस्थान जीके आएगा, इसमें अपने विद्यालय विषय आएँगे, शिक्षण विद्या आएगी, मनोविज्ञान आएगा, सूचना तकनीकी आएगी। तो एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या आने वाला है। मैं एक बार फिर से अपने टेलीग्राम चैनल प्रियंकाज़ एजुवर्स वाले पर अपने ये सिलेबस के टॉपिक्स डाल दूँगी, मतलब रीट मेंस लेवल 1 का सिलेबस डाल दूँगी एक बार फिर से, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या है, जान लेते हैं, उसके बाद हम ये बताएँगे कि आपको कौन से स्किप करने चाहिए, कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से आसान है, आप पहली बार में आराम से कर लोगे और कौन से आपको स्किप कर देने चाहिए, कम इम्पोर्टेंट है। सब बातें करेंगे और मैंने कौन से स्किप किए थे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के जीके से जिसमें भूगोल है। भूगोल में देखिए क्या टॉपिक है, सबसे पहला ही पहला इसका टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा। ये 100 अंक का होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या है देखिए मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों तरीके के, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये थे राजस्थान के भूगोल के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? अभी मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ कि है क्या। जैसे कई बच्चे ऐसे भी जैसे आपकी तरह अपडेट तो नहीं हो सकते सारे बच्चे, मुझे बहुत कमेंट है कि मैम एक बार आप रीट मेंस का सिलेबस बता दीजिए, इसलिए मैं मुंह से बोल के बता रही हूँ, बाकी आप सभी के पास पीडीएफ तो पढ़ा ही होगा। फिर है इतिहास और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में सबसे पहला ही टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। अब यहाँ इत्यादि लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन पांचों सभ्यता के बारे में पढ़ना है। इत्यादि का मतलब है कि इसके अलावा भी जो छोटी मोटी हैं उनको भी पढ़ना है। जैसे इसमें दूसरी सभ्यताओं के नाम नहीं दे रखे हैं। ये तो मोटी-मोटी जो है सभ्यताएँ, उनके नाम दे रखे हैं। इनके अलावा जो है, जैसे रंग-महल सभ्यता है, इनके बारे में भी पढ़ना है, छोटी-मोटी सभ्यताओं के बारे में छोटे-मोटे फैक्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। फिर है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। राजवंश वाला पूरा टॉपिक मैंने इस पे कल वीडियो बनाई हुई है। आपको टेंशन होता है कि राजवंश यार बहुत बड़ा है, उसमें से कौन से राजा पढ़ने चाहिए, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख लेना कि कौन से राजवंश आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाने हैं, जिससे क्वेश्चन बाहर ना जाए। मतलब उसके आस-पास से ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, पूरा राजवंश ना पढ़ना पड़े। सारे राजाओं की मैंने लिस्ट जो है मेरे टेलीग्राम पे डाल दी है और मैंने वीडियो भी बना रखा है इसपे, इससे जस्ट पहला वाला ज़रूर देखना। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि और यही टॉपिक आपको सेम एक राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भी मिलेगा, तो आप इसमें भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, एक टॉपिक तो आपका वैसे ही कम हो गया। फिर है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। फिर है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो ये टॉपिक्स थे इतिहास के, राजस्थान हिस्ट्री के। अब आती है राजस्थानी भाषा, ये अलग से टॉपिक दे रखा है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये तो था राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक। अब अगला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स और आरटी, ये सब मिला के 80 मार्क्स का आने वाला है। तो अब देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं।
शैक्षिक परिदृश्य आता है। अब इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां एसएमसी और एसडीएमसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। आरटीई पढ़ना है आपको, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्विति दोनों, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, यानी आरटीई 2009 और 2011 दोनों वाला पढ़ना है आपको। फिर राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश, ये आपको शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ना होगा। फिर है सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, इसमें स्पेशली कोई टॉपिक नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स की जो भी घटनाएं हुई हैं जो चर्चित रही वो आपको पढ़नी है। और राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति वही योजनाएं, अन्य समसामयिक विषय। अब अन्य में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपन विद्यालय विषय पर। विद्यालय विषय में हिंदी के आपके टॉपिक्स हैं शब्द भेद, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण है, संधि समास शब्द रूपांतरण शब्द शुद्धि मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपके होंगी 10 नंबर की, ठीक है, हिंदी। फिर इंग्लिश, इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी है आपके 10 नंबर का। अब आप लोगों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आप स्किप करने का सोच रहे हो, तो लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों के लिए मैंने इंग्लिश क्लास की शुरू की है सीरीज, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। और मैं अभी तक टेंस की 3 क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, आर्टिकल्स मैंने पढ़ा दिए यूट्यूब पर ही। इंग्लिश की क्लासेस आप एक बार पढ़ के देखना, मेरी क्लासेस से आपको समझ आए तो आप आराम से उनको देख सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अवेलेबल है और मैं कोई पैसे लेती भी नहीं हूँ, ठीक है। फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स मैंने करवा दिया, टेंस मैंने करवा दिया, और मैंने ये भी वादा किया है कि मैं विद्यालय विषय पूरा करवाऊंगी गणित को छोड़ के, यानी 80 मार्क्स का मैटर मैं आपको करवा दूंगी, और उसमें शिक्षण विद्या पांचों सब्जेक्ट की वो भी मैं करवा दूंगी। अब देखिए, ये सब इंग्लिश का था, वो 10 नंबर की। गणित में आएगी पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, फिर गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियां, इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये आपको पढ़ना है गणित में लेवल 1 में, ये है 10 मार्क्स का। अब आते हैं लेवल 1 में, सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, अम्ल, क्षारक और लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बल तथा गति का नियम, कोशिका में संरचना एवं प्रकार्य, जंतुओं में जनन, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, गति, प्रकाश, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, ये थे साइंस के टॉपिक, ये भी 10 नंबर के हैं। फिर सामाजिक अध्ययन, इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान एक परिचय, जो आप ऑलरेडी राजस्थान के भूगोल में पढ़ चुके होंगे, तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत, भारत में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, भारत में राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन, मुगल साम्राज्य, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये सब आपको किसमें पढ़ना है, सामान्य, किसमें पढ़ना है आपको, ये सामाजिक अध्ययन में, यानी कि एसएसटी में आपको ये 10 नंबर का टॉपिक पढ़ना है। फिर आते हैं हम टीचिंग मेथड्स में। टीचिंग मेथड्स में हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, उसमें आएगा टॉपिक हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। आपको टीचिंग मेथड्स में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि टीचिंग मेथड्स आप लगभग 4 सब्जेक्ट के, तो जब आपने रीट प्री दिया होगा और जब आप बीएसटीसी करते, बीएड करते, तो शिक्षण विद्या ऑलरेडी सबकी क्लियर होती है, तो शिक्षण विधियों पे तो इतना वो नहीं है आपको लोड कि आपको पहली बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस हाँ, सामाजिक विज्ञान की नई शिक्षण विधियां आई हैं जो आप पढ़ रहे होंगे। फिर है इंग्लिश में, इंग्लिश में भी टीचिंग मेथड्स है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, ये है 8 नंबर का। जो ऊपर हिंदी की शिक्षण विद्या बताई थी वो भी 8 नंबर की है, और ये जो बताई थी मैंने इंग्लिश की, ये भी 8 नंबर की है। फिर है गणित, गणित में गणित विषय की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षक सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये है 8 नंबर के आपके। फिर आता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना है विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सामाजिक अध्ययन में आपको पढ़ना होगा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था 8 नंबर का सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी वही साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, ये 20 नंबर की होने वाली आपकी साइकोलॉजी। बाल विकास पढ़ना है, अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि में संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये था 20 नंबर वाला पोर्शन,
जो आपके साइकोलॉजी का है। अब लास्ट आता है सूचना तकनीकी यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो 10 नंबर के आपके आने वाला है, 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण यानी टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये तो था, मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है। ये मैंने ये नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि एक बार सिलेबस बता दो हमें पढ़ के, तो इसलिए मैंने पढ़ के बताया। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि इनमें से मैंने कौन-सा सब्जेक्ट स्किप किया था। साफ-साफ बोलूँगी, कुछ छुपाऊँगी नहीं, सारी चीज़ें बताऊँगी आपको, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिलेबस में से, कौन से आपको ज़्यादा पहले ही पढ़ लेने चाहिए, मतलब बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, कौन से कम इंपॉर्टेंट है जिनको आप नहीं भी पढ़ के जाओगे चलेगा, और कौन से स्किप करोगे तो कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और कौन से आसान टॉपिक है जो आप देख के क्या पता डर रहे हो लेकिन पढ़ो तो फटाफट कंप्लीट हो जाए। ये सब बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, मैं सबसे पहले राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करूँगी कि राजस्थान के भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से, जिनको आपको सबसे पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। आप पेन कॉपी से नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज़ कर करके भी लिख सकते हैं शांति से। देखो, राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला ही टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्किप करने वाले बाद में बताऊँगी, कम इम्पोर्टेंट वाले बाद में बताऊँगी, और आसान कौन से वो भी बाद में। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान की नदियाँ, तंत्र, झीलें और बांध, राजस्थान वन्य जीव जंतु संरक्षण अभयारण्य, फिर है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, राजस्थान के पर्यटन स्थल। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, आप भले ही रिपीट वापस पीछे कर लेना वीडियो को, ये जो मैंने टॉपिक्स बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ के ही जाना है, इनको छोड़ना मत, आप छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है? इसके अलावा अब मैं इसी टॉपिक में तो बताऊंगी कि आपको स्किप कौन से कर देने चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मानसून तंत्र और जलवायु है, उसमें कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है और आप कितना ही ट्राई कर लो आपको याद नहीं हो रही है, सिंबल याद नहीं हो रहे, चिन्ह याद नहीं हो रहे, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर है वन संपदा। वन संपदा जो है, इसमें फैक्चुअल डेटा आंकड़े बहुत आते हैं, तो वो इजीली याद भी नहीं होते कि इतने जंगल है, इतने पॉइंट पर मतलब इतने प्रतिशत पाए जाते हैं, ये याद नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था। तो वन संपदा में मैंने जो आंकड़े याद करने वाले थे वो मैंने स्किप कर दिए थे, और वो पूछे भी नहीं गए थे एग्जाम में, ठीक है? तो एक तो वन संपदा में जो आंकड़े होते हैं जो इजीली याद नहीं होते, वो आप स्किप कर देना। फिर है आपको मृदा एवं मृदा संरक्षण। इसमें आपको क्षेत्र याद नहीं होते, बाय चांस क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कई बार मिक्सअप हो जाते हैं, हमें याद नहीं होता मृदाओं में, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। फिर धात्विक और अधात्विक खनिज, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जैसे आप कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, जैसे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे यार, खनिज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वो आपको पढ़ के जाने हैं। इस पूरे टॉपिक को स्किप नहीं करना है, इसमें कुछ कुछ हिस्सों को स्किप करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें ऊर्जा संसाधन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने। इसमें जो आंकड़े हैं, अगर आपको याद नहीं होते तो आंकड़े आप छोड़ सकते हैं। फिर यातायात के साधन, ये वाला टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेशनल हाईवे है, पहले तो फिर भी याद हो जाया करते थे, लेकिन जब से नए बने तो बिल्कुल याद नहीं होते, तो मैंने नेशनल हाईवे के जो टॉपिक्स थे, नेशनल हाईवे के जो नंबर वगैरह थे, मुझे याद नहीं होते थे, मैंने छोड़ दिया वो, तो आप भी ये छोड़ सकते हैं। ये मैंने अभी भूगोल का बताया था। अब इसमें से आसान टॉपिक जो है ना, वो भौगोलिक स्वरूप है, झीलें नदियों वाला है, वन्य जीव जंतु संरक्षण भी है, और इसमें मैंने फसलों का नाम नहीं लिया। फसलें वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, और कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, यानी बीच का है फसलों वाला टॉपिक। फिर इसमें जो छूट गया था वो था, इसमें तो सभी हो चुके हैं, ठीक है? तो ये सारा तो था भूगोल का। इसमें से आसान टॉपिक मैंने आपको बता दिए, पर्यटन स्थल भी ईज़ी है, और खनिज वाला टॉपिक देखने में हार्ड लगता है लेकिन है ईज़ी, ठीक है? तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं इतिहास एवं संस्कृति पे। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि इतिहास एवं संस्कृति में सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत, इनमें से छाँट पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ हैं, इसमें ऑलरेडी नाम दे रखा है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, यानी ये नाम दे रखे हैं इंपॉर्टेंटली, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे जैसे रंग महल सभ्यता है, और भी भरतपुर की कोई छोटी-मोटी सभ्यताएँ हैं, उनको आप पढ़ सकते हो जो ज़्यादा चर्चा में रही है। ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने आपको क्लासेस के नाम बताए हुए हैं, चाहे आप राजवीर सर की क्लास देखते हो, चाहे आप गौरव गौरव सर की क्लास देखते हो, उत्कर्ष की क्लास देखते हो, किसी की भी देखते हो, तो वो ऑलरेडी उतना ही पढ़ाते हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लासेस देखने के लिए मैं किस लिए बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि आप बुक में तो क्या है, सारा मैटर बहुत ज्यादा ही दिया होगा, वहाँ डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन कोई बंदा अगर क्लास ले रहा है तो उसको खुद को मालूम है क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है और क्या शामिल करना है। तो इसलिए मैं आपको गौरव सर की क्लास लेने के लिए कहती हूँ, उनके नोट्स अच्छे हैं, और वो मतलब जो चीजें स्किप करनी होती है वो करवा देते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वही पढ़ाते हैं, मतलब बेफिजूल का नहीं पढ़ना, अपने को सिलेक्शन लेने से मतलब है। इतना ज्यादा जो याद नहीं रहे उसको पढ़ के भी क्या मतलब, ठीक है? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, इनको तो पढ़ के ही जाना है। फिर है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें भी कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आपको जानना है कि भाई कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे राजवंश वाले टॉपिक पे तो मैंने वीडियो बना ही दिया है कि कौन से राजवंश के कौन से राजा इंपॉर्टेंट है, जिनको तो पढ़ के ही जाना ही है, पढ़ के ही, मतलब पढ़ के जाना ही है, उनको तो स्किप करना ही नहीं है। उस पर मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं पे भी वीडियो बनाऊं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़ के जानी चाहिए, कौन सी चर्चित रहती है, ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो।
फिर प्रमुख राजवंश का मैंने आपको बता ही दिया कौन से राजा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के चले जाना, उसके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, यानी आप जो राजा मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने बताया जयपुर के मानसिंह को पढ़ना है, मारवाड़ पूरा पढ़ना है और मेवाड़ भी पूरा पढ़ना है, तो उसमें उनसे संबंधित, उस राजा से संबंधित जो राजस्व व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी साथ में। राजा पढ़ रहे हो मतलब उसके साथ उसकी व्यवस्था भी आ गई, ठीक है। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ डालनी है आपको। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, किले स्मारक। अब किले और स्मारक भी देखो इतने सारे हैं, करोड़ों लाखों है राजस्थान में कि आप क्या क्या पढ़ के जाओगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आप खुद देखोगे ना, लक्ष्य की गाइड ले आओ चाहे कोई सी भी बुक ले आओ, उसमें आपको ऑलरेडी, जैसे मान लो आमेर का किला है, उसके बारे में 2 पेज भर के दिया होगा। लेकिन वहीं अगर हम ले भरतपुर का कोई किला है, उसको मतलब एक या आधे पेज में निपटा दे, इसका मतलब क्या है कि वो कम इंपॉर्टेंट है। तो बुक वाले भी थोड़ा सोच समझ के छापते हैं, है ना। तो आप बुक में से भी पढ़ रहे हो, आपके नोट्स है तो उसमें देखना, जो ज्यादा लेंथी टॉपिक है ना, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल बनने के चांसेस ज्यादा है। और नहीं समझ आया तो मैंने आपको बता रखा है, गौरव ज्ञान धारा क्लासेस बेस्ट है। वो किले का जो टॉपिक है, मैंने पूरा उसी क्लासेस से किया था, मैंने तैयारी की थी जब, और उन्होंने बहुत सिलेक्टिव पढ़ा रखा है, उससे बाहर क्वेश्चन जाने नहीं वाला, ठीक है। तो किलो के लिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट किले ही पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट ये मैं बोलती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कैसे पता पड़ता है, मैंने आपको बता ही रखा है। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, अब आप कहोगे मैम रीट मेंस का पेपर तो पिछली बार ही हुआ है, उससे पहले तो प्री हुआ करता था। तो भाई, अपना जो एग्जाम ले रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मेंस पहली बार कराया, लेकिन दूसरे एग्जाम तो पहली बार नहीं करवाए। दूसरे एग्जाम्स तो उसने बहुत बार करवा रखे, उनमें देखो कि कौन से किलो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें देखो किस राजवंश से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। अब देखो, फिर है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। इसमें आपको क्या करना है, मेले हैं, अब मेलों की तिथियां आपको याद नहीं होती होगी, तो मैंने आपको एक चैनल बताया हुआ है, जीके क्विजी रौनक। कौन सा? जीके क्विजी रौनक। आपको मजा आ जाएगा, आप उससे जब तिथियां है ना, बहुत शानदार ट्रिक से याद करवाई हुई है। यूं ट्रिक नहीं कि भाई आप याद नहीं रख पाओ, कहानी के माध्यम से याद करवाई हुई है, तो वो देख लेना, मेले और त्योहार की तिथियां आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके आप नोट्स भी बना सकते हो, जीके क्विजी रौनक, ठीक है। मेले के लिए, मेले इंपॉर्टेंट है, देखो मैं यूं नहीं कहूंगी मेले इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 सवाल तो मेलों और त्योहार से ही बन जाते हैं, ठीक है। लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य। अब इसमें जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लोक नाट्य और लोक नृत्य को, इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जैसे भवाई लोक नाट्य है। और लोक नृत्य में भी जैसे घूमर से कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया था पिछली बार, तो आप वो थोड़ा हल्का हल्का पढ़ के जा सकते हैं। फिर है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। इसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है, इसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। फिर है धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। ऐसे लोक देवता, सॉरी, ऐसे कोई संत जिनका हमने नाम भी बहुत कम सुना हो, उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल वगैरह, उनको आप पढ़ के जाइएगा। जो अपने 5 पीर है उनके नाम भी, उनके साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब पढ़ के जाइएगा लोक देवता में। तो ऐतिहासिक स्थल, किले, स्मारक पढ़ लोगे तो ऐतिहासिक स्थल का आधा टेंशन तो खत्म हो ही जाएगा। उसके अलावा क्या बच गई, कुछ मस्जिदें बच गई, कुछ और मतलब बनाया हुआ है किसी राजा ने, कोई स्तंभ बनाया हुआ है, उस बारे में आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, अब इसमें दिया है प्रमुख व्यक्तित्व, यानी है तो बहुत सारी पर्सनालिटी, लेकिन जो मेन मेन है, कन्हैयालाल सेठिया है या फिर केसरी सिंह बारट है, इन जैसे जो व्यक्तित्व है, इनके बारे में आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। जमनालाल बजाज है, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जो ज्यादा हाईलाइट में रहते हैं, ठीक है। अपने को आलतू फालतू नहीं पढ़ना, सिलेक्टिव पढ़ो, दिमाग रखो, है ना। वस्त्र और आभूषण, अब आभूषण कभी याद नहीं होते, है ना। कोई बहुत पुराने टाइम से तैयारी कर रहा होगा उसको तो फिर भी याद होगा, मुझे तो नहीं होते थे, है ना। तो वही जीके कुजी रौनक मैंने बताया, बहुत शानदार तरीके से पूरे शरीर के आभूषण याद हो जाते थे मुझे तो जीके कुजी रौनक से आप आभूषण याद कर सकते हैं। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, छोड़ना मत इसको। और इजी टॉपिक है, देखो जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 पेज में तो मेरे नोट्स बन गए थे आभूषण के। फिर है राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प। एग्जाम अंपायर बेस्ट चैनल है चित्रकलाओं के लिए। हालांकि वो अब पेड पढ़ाने लगे हैं, मतलब पैसे देके पढ़ाने लगे ऑनलाइन, लेकिन हाँ, चित्रकलाओं वाला टॉपिक यूट्यूब पर फ्री क्लास है उनकी। चित्रकलाओं का उन्होंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से चित्रकला याद हो गई, चित्रकलाओं के जो चित्रकार हैं वो भी याद हो गए, है ना। उन्होंने बहुत शानदार स्टोरी से याद करवाया है। एग्जाम अंपायर उस पे जाके देखना। और चित्रकलाएं भी इंपॉर्टेंट है। फिर है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। यह आप गौरव ज्ञान धारा से पढ़ सकते हैं, उसमें सिलेक्टिव उन्होंने नोट्स बनवा के पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना 5, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री का क्लियर कर दिया। अब आते हैं अपन राजस्थानी भाषा वाले टॉपिक पे। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे राजस्थानी भाषा के नोट्स, ये राजस्थानी भाषा वाला जो पूरा पार्ट है उसके नोट्स डाल दिए थे। और आपको मैंने एक चैनल बताया है, 3 बार मैं बोलूंगी, जीके क्विजी रौनक, है ना। जीके क्विजी रौनक ऐसा चैनल है जिसपे राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला टॉपिक ट्रिक से याद करवाया गया है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसमें डिटेल वाइज कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें हमें क्या याद करना है, हमें यही तो याद करना है कि कोई भी फलानी बुक है, पुस्तक है, या फिर कोई भी कृति है, वो किसने लिखी है, कौन सा साहित्य किसने लिखा है, वही तो याद नहीं होता, अपन मिक्स कर देते हैं। कई बार एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कन्हैयालाल सेठिया लिखा हुआ है, उनकी पुस्तक लिखी है नीचे पीथल पाथल, तो अपन उसको मैच करते हैं, है ना, 3-4 नाम आ जाते हैं, तो वो सवाल थोड़े हार्ड पड़ते हैं। डायरेक्ट पूछा हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती, मैचिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो आप क्या करना, जीके कुछ रौनक है, अगर आपको साहित्यकारों के नाम याद करने की कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उसके लिए बेस्ट है आप एक बार राजस्थानी भाषा वाले टॉपिक को
उससे कवर करना। देखिए बोलियाँ इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी कृतियाँ इंपॉर्टेंट है, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार इंपॉर्टेंट है, संत साहित्य और लोक साहित्य ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन इससे ऊपर वाले जो 3 टॉपिक बोले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ छोड़ने लायक नहीं है, इंपॉर्टेंट है और अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो क्वेश्चन्स है ये राजस्थानी भाषा में ही आ जाएँगे, मतलब हिंदी में नहीं पूछेंगे। तो इस चीज़ की भी तैयारी करके जाना क्योंकि अपने यहाँ मारवाड़ वाले साइड तो ठीक है, लेकिन जो भरतपुर वगैरह साइड रहते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है मारवाड़ी भाषा या राजस्थानी भाषा को समझने में, तो थोड़ा प्रिपेयर होके जाना, ठीक है? फिर अब हम चलते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखो प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और धार्मिक स्थल वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंदिर वाला टॉपिक, ठीक है? और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैंने आपको टॉपिक के नाम बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है आपको किसी भी हाल में। अब मैं आपको थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, जैसे राजस्थान के अनुसंधान केंद्र मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा इसमें से, है ना? तो इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही है देखो, है ना? डीप में घुस के नहीं पढ़ना, जो मैं कम इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मतलब उसको पढ़ना तो है बट घुस के नहीं पढ़ना। 1 या 2 फैक्ट याद कर लेने हैं मुश्किल से, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? फ्लैगशिप योजनाएँ, इनमें क्या है मैंने आपको बता रखा है कि तारीखें याद होनी चाहिए, कब लागू की गई, इसमें राशि कितनी आवंटित की गई, इसमें स्पेशल फैक्ट क्या है कि इसमें किन वर्गों को आरक्षण सॉरी किन वर्गों को फायदा मिलता है, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। लागू कब हुई, प्रभाव में कब आई, क्या सरकार फायदा दे रही है, कौन सी सरकार ने फायदे दिए, नाम क्या बदल के रखा गया, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं बोलूंगी उसको, ठीक है? फिर है प्रमुख खिलाड़ी। अब प्रमुख खिलाड़ी को करंट अफेयर्स से जोड़ते हुए पढ़ना, मतलब जो पुराने वाले खिलाड़ी है उन खिलाड़ी उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी जो हाल ही में जो जीते हैं, किन्होंने सिल्वर पदक जीता है, चाहे ब्रॉन्ज जीता है, चाहे गोल्ड जीता है, उनको जरूर पढ़ के जावे। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन तो खिलाड़ी से ही आ गए थे, ठीक है? फिर उद्योग, उद्योग वाला टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो अभी तक सवाल बने हैं ना पिछली भर्तियों में, उद्योग से रिलेटेड राजस्थान के, बस वो भी पढ़ के जाओगे तो चलेगा। उद्योग वाला टॉपिक इजीली याद नहीं होता, ठीक है? और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये भी मैं कम इम्पोर्टेंट बोलूंगी। हालांकि ये मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसमें क्या है ना कि आप डीप में घुसते जाओगे, योजनाएं तो बहुत सारी है, तो आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट योजनाएं जो ज्यादा चर्चा में रहती हैं, रहा करती हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये सारा मैंने आपको मोटा मोटी इसका बता दिया, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। अब शैक्षिक परिदृश्य में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षा अधिगम के नवाचार, केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, एसएमसी एसडीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरटीई। आरटी के 2-3 क्वेश्चन तो पिछली बार देखने को मिले थे, है ना? तो आरटी आपको धाराएं भी सारी याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें धाराओं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कि धारा 21 में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रावधान है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर है और आरटी दोनों 2011 वाला भी जो राजस्थान वाला है, 2009 वाला भी, ठीक है? दोनों आपको याद होने चाहिए। फिर करंट अफेयर्स मैंने वही बताया हुआ है, देखो आप करंट अफेयर्स में जितना घुसोगे ना उतना घुसते जाओगे और आपको फिर भी यूँ लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा करंट अफेयर्स। तो उसके लिए मैंने आपको सीधा सच सॉल्यूशन दिया है कि जो चीज़ चर्चा में रहती है, जो अभी की जो गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट में जो चीज़ें होती है ना, उसको आपको ज़्यादा याद रखना है। सूजस ऑफिशियल वेबसाइट है ना? डीआईपीआर की, तो उसमें से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अखबार पढ़ते हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि भाई अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कोल्हू के बैल की तरह, इंपॉर्टेंट चीज़ें स्मार्ट पढ़ना है। तो स्मार्ट ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आप डेली क्लासेस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसको करंट अफेयर्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सिलेक्टिव पढ़ना है, तो सिलेक्टिव कैसे पढ़ोगे? इंपॉर्टेंट चर्चित घटनाओं को याद करके, ठीक है? जो ज़्यादा चर्चा में रहती है। फिर है हिंदी। हिंदी में तो आपको सब पढ़ना है, देखो अभी तक आप बचपन से पढ़ के आए हो, है ना? उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको, हिंदी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश है, इंग्लिश को भी जिसको बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल भी, वो स्किप कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अब मैंने भी क्लासेस ली है, कई लोग जो इंग्लिश स्किप करने का सोचे थे लेकिन उन्होंने भी मन पलट दिया, बोले मैम अच्छे से समझ आ रहा है, बस आप इंग्लिश कंप्लीट करवा देना। तो इंग्लिश की क्लासेस चाहे तो आप देख सकते हो, है ना? इंग्लिश चाहे तो स्किप कर सकते हो जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, है ना? और गणित, मैं सही बात बोलूँ ना, मैंने पूरी की पूरी गणित स्किप कर दी थी पिछली बार में, जब मैंने एग्जाम दिया था तब गणित तो मैंने पूरी स्किप कर दी थी, गणित मैंने पढ़ी नहीं थी। तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपको गणित करनी है कि नहीं करनी। फिर है सामान्य विज्ञान, इसमें मैंने जो टॉपिक स्किप करे थे वो थे गति यानी स्पीड, प्रकाश और एक बल तथा गति का नियम, ये मैंने टॉपिक स्किप कर दिए थे फिजिक्स वाले। बाकी सारे मैं पढ़ के गई थी और इसमें इंपॉर्टेंट जो है, एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 2-3 बच गए वो इंपॉर्टेंट तो है, बस उसमें आप जो भी चीजें ना मतलब ज्यादा एग्जाम्स में पूछी गई उनको ही पढ़ के जाएंगे तो भी काम चलेगा। सामाजिक अध्ययन, इसमें मैंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था छोड़ दी थी, मैं नहीं पढ़ के गई थी, ठीक है? और इसमें से आप मुगल साम्राज्य में जो ज्यादा हाईलाइट में
मुगल शासक रहे हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इनके बारे में पढ़ के जा सकते हैं, उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये मुझे पहले से आता था, मतलब 11th-12th में आर्ट्स थी तो कहीं दिक्कत नहीं आई, बाकी आप भी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान एक परिचय, वो उसमें भूगोल में कवर हो ही चुका होगा, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, इसको भी मैंने कहीं-कहीं स्किप कर दिया था, पूरा नहीं पढ़ा था। जैसे कई बहुत सारे यार भारत में तो किस-किस को याद करें, थोड़े बहुत स्किप कर दिए थे। और राजस्थान में कृषि, इसको आप स्किप कर सकते हैं, याद नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, जैसे इंदिरा गांधी नहर या फिर इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, वो आप याद करके जा सकते हैं। भारतीय संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और राजस्थान में लोक प्रशासन, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक। ये मैंने आपको बता दिया, एसएसटी कंप्लीट हो गई। अब शिक्षण विधियां देखो, शिक्षण विधियां आपने बीएसटीसी की है, चाहे आपने बीएड की है, आप तब से पढ़ते हुए आ रहे हो। रीट प्री आप सभी का क्लियर है, तभी तो आप मेंस की तैयारी करो। रीट प्री में भी सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आती है, तो वो आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। और शिक्षण विधियों को कोई भी स्किप करने की गलती करना भी मत, क्योंकि उससे ही आपको आगे भी फ्यूचर में फायदा होने वाला है। सब टीचर एग्जाम में आपके आते हैं, आपको पता है। तो मैं टीचिंग मेथड्स एक भी स्किप करने को नहीं बोलूंगी, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप रटने की कोशिश मत करो, शिक्षण विधियों को समझ बनाने की कोशिश करो। समझ बन गई तो क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होना आपका, ठीक है। प्रैक्टिकली बेस्ड ले, खुद को उस जगह पे रखो और सॉल्यूशन सोचो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और आसान टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे इसमें है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से भी सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। फिर है समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापन की भूमिका, समायोजन के तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। अभिप्रेरणा, अधिगम में इसका प्रभाव इंपॉर्टेंट है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक पढ़ा है रीड प्री में, और आपका रिवीजन हो भी चुका होगा इस चीज का। तो फिर बुद्धि, बुद्धि में जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं बार बार, गार्टन का बुद्धि सिद्धांत है या फिर और किसी का है, गार्डनर का, तो वो आप याद करके जा सकते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, मुझे बहुत बोरिंग टॉपिक लगता था। हालांकि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कभी पढ़ाना से पहली बार इसी में आया है, रीट मेंस में। तो ये वाला तो मैंने बहुत कम पढ़ा था, ज्यादा नहीं ध्यान दिया था। बाकी सब बाल विकास है, बाल विकास मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत है भी नहीं। तो इन सबको आपको जरूर पढ़ के जाना है। और सूचना तकनीकी का ऐसा आप समझो कि मैंने स्किप कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आती हूँ, तो फर्स्ट से लेकर 10th तक हमारी ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर की बुक्स चलती थी, आप भी जानते होंगे। अगर आपके भी बच्चे या भाई बहन प्राइवेट में पढ़ते होंगे तो आपको पता है, कंप्यूटर की अलग से बुक लगती थी, और हमें कंप्यूटर लैब भी ले जाया करते थे। तो कंप्यूटर की मैं अलग से कोई बुक नहीं लेके आई थी, मैंने सूचना तकनीकी पढ़ी भी नहीं थी। ऐसा था कि भाई जितना नॉलेज अभी तक फर्स्ट से 10th तक यार कंप्यूटर लैब गए और कंप्यूटर की बुक्स पढ़ी, तो जितना होगा उतना अपन कर लेंगे। तो उससे ज्यादा मैंने समय सूचना तकनीकी को नहीं दिया था, बहुत कम दिया था। मतलब जो अभी तक नॉलेज था वो पढ़ लिया करती थी, मेरे भाई बहन पढ़ते थे कंप्यूटर, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी बुक में थोड़ा बहुत हेर फेर करके देख लिया करती थी। तो ऐसा समझिए कि आईसीटी तो स्किप ही कर दिया था मैंने। पढ़ा क्या जो अभी तक मेरे बचपन से नॉलेज में था। अब आपके ऊपर है इसमें, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आने, पिछली बार 2 क्वेश्चन तो डिलीट ही हो गए थे। इसमें कोई अपन गारंटी नहीं दे सकते कि यार इस जगह से क्वेश्चन आएगा। तो मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि आप पूरा आईसीटी को स्किप कर दो, लेकिन आपके समझ के बाहर है किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए। आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें ऑलरेडी आईसीटी यानी सूचना तकनीक दे रखा है, उतना पढ़ के चली जाए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, जो मैंने स्किप किए। मैंने मैथ्स पूरी स्किप कर दी थी, आईसीटी भी स्किप कर दी थी, और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स बताए वो सारे मैंने स्किप कर दिए थे। तो यार देखो, इतना बड़ी वीडियो हो चुकी है मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी। उन्होंने मुश्किल से थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, और उस सिलेबस में एक एक टॉपिक को आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करके बताया है कि मैंने कौन से स्किप किए, कौन से आसान है, कौन से आपको कम इंपॉर्टेंट है, और कौन से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना। सब चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ चीजें छुपाई नहीं, सारा मेरा भी क्लियर कर दिया आपको। ये होता है स्मार्ट तरीका। अब ये तो चलो मैंने एग्जाम दे दिया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे उस टाइम कैसे पता होगा, बताओ। ये चीजें खुद के दिमाग से आती है जब अपन थोड़ा तैयारी में घुसते हैं ना। क्योंकि अपनी अपन है तो इंसान, कहीं ना कहीं अपनी भी एक लिमिट है। जैसे मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे वाला टॉपिक, बहुत याद करने की कोशिश की, नहीं हुआ याद। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ऐसे ऐसे आंकड़े थे मेरे तो दिमाग से ऊपर जा रहे थे, कोशिश की पर नहीं हुआ याद, है ना। और वो चीज आई भी नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि आई नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगी भी नहीं, है ना। लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में ये पैटर्न देखा गया है, खासकर थर्ड ग्रेड में, कि जो हार्ड चीज है, आंकड़े हैं, वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। आंकड़े जो, क्योंकि आंकड़े तो हर बार चेंज होते रहते हैं, तो आंकड़ों पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा है आप फैक्चुअल फैक्ट्स को याद करो, जो मतलब काम के हैं, ठीक है। और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर आप पिछला रिट मेंस का पेपर देख लो, सब चीजें हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बिना टेंशन के आप अब तैयारी कर लोगे, मुझे पता है। और आगे से आगे वीडियोस देखते रहिए। 10th की क्लास जो है, क्लास 4 पार्ट 4, वो भी आ जाएगा कल तक, तो उसको मिस मत करना, उससे नोट्स बनाना। और आगे भी विद्यालय विषय की भी क्लास मैं शुरू करूंगी अब से, चाहे मैं एक दिन में 2 लूं चाहे एक दिन में 1 लूं,
वो मेरे ऊपर है। तो आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब रखें, तैयारी अच्छे रखें और टेंशन को थोड़ा-सा दिमाग में से निकाल के थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग चलाइए। मैं गाइड करने के लिए बैठी हूँ, वो बात अलग है, लेकिन आप बिल्कुल ही ऐसे डिपेंड हो जाओ कि नहीं यार दीदी बोलेंगे कि यार दीदी मतलब दीदी जैसे पूछा कि दीदी क्या हम मतलब ये वाली बुक पढ़ लें, ये वाली छोड़ दें? मैं बोलूँगी तो आप लोग मान जाओगे क्या? थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग यूज़ करिए, मैं गाइड करने के लिए बैठी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जानते हैं आपकी क्या लाइफ़स्टाइल है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो मैं बैठी हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, जो मैंने आपसे पूछा था कि राजवंश की ऐतिहासिक घटनाएँ जो इम्पोर्टेंट है, उसपे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? ठीक है? यानी कि कौन-सी छोड़नी चाहिए, कौन-सी पढ़नी चाहिए, कौन-सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कमेंट कर देना मुझे और प्रियंका एजुवर्स को सब्सक्राइब रखिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक्स फॉर